उन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल रहा और उनकी वजह से तेरा सिलेक्शन इतना जल्दी पॉसिबल हुआ? सर आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मैंने समझी वो सिटिंग विद माई सेल्फ और खुद को जानना, खुद की कैपेबिलिटीज़ को एक तरह से जो स्वॉट एनालिसिस हम कहते हैं वो करा मैंने बैठकर। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल से जी, समझा पाए तो बहुत बिल्कुल। अच्छा है। तो जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कॉलेज तो मैंने अपना दिल्ली में ही किया था, बट एसआरसीसी से। जी, बट फिर मैंने सोचा कि शायद यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में आपको मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई में डिवोट करना चाहिए। बट अगर मैं दिल्ली में रहती तो ज़्यादा टाइम मेरा बाकी चीज़ें, कभी अपनी लॉन्ड्री, कभी खाना, कभी फ्लैट की दिक्कतें, ये सारी चीज़ें करने में और अपनी मेंटल सैनिटी को मेंटेन करना मुश्किल होता मेरे लिए। बिल्कुल। और मैं चाहती थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूँ। एक साल में मुझे पूरा सिलेबस भी प्रिपेयर करना था। उस करके मैंने सोचा कि मैं घर जाके प्रिपरेशन करूँगी। तो पहला बड़ा अच्छा, डिसीजन तूने दिल्ली से नहीं किया? नहीं सर, घर जाके? तो पहला डिसीजन मेरा ये था कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं घर से भी कर सकती हूँ प्रिपरेशन। सेकंड वाज विद रिगार्डिंग टू अ फाउंडेशन कोर्स इन अ कोचिंग। तो मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मोस्ट ऑफ द मैटर जो इम्पोर्टेंट आता है वो होता है स्टैटिक, और स्टैटिक के काफ़ी बेसिक सोर्सेज भी अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से और मल्टीपल टाइम्स अगर उन्हें रिवाइज कर लेते हैं तो आप इतने प्रिपेयर्ड होते हैं कि यू कैन गो इन द एग्जाम कॉन्फिडेंटली। तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप खुद नहीं कर सकते हैं, दैट यू नीड अ फुल ईयर ऑफ फाउंडेशन कोर्स। ये भी मैंने रियलाइज़ किया कि मैं भी जल्दी सिलेबस को कवर कर पाऊँ अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी से करके। तो इसलिए मैंने वो डिसीजन भी लिया कि मैं ना करूँ एक फाउंडेशन कोर्स। तो आई थिंक ये दो प्राइमरी डिसीजंस थे जिसकी वजह से मैंने टाइम सेव किया थोड़ा अपना, और जिसकी वजह से मैं टाइम पे सिलेबस कर पाई और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दे पाई। क्योंकि सच में मतलब समझना बड़ा मुश्किल होता है। हम एसएससी जैसे एग्ज़ाम में या बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम में तो फिर भी 1% कह देते हैं कि बिना कोचिंग के आपका हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी जिसका इतना बड़ा हवा बना हुआ है उसको बिना कोचिंग के क्लियर करना वो सच में बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप 1 साल में उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने उसका सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा बार किया होगा। जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताना कि जब आप खुद पढ़ रहे थे तो देखो, टीचर के पढ़ाने में और खुद पढ़ने में एक छोटा सा डिफरेंस जो मुझे नज़र आता है वो ये कि टीचर को ये पता है कि पीछे एग्ज़ाम में क्या क्या आ रहा है, क्या चीज़ पूछी जा सकती है, क्या नहीं पूछी जा सकती, उसको ये सारे क्राइटेरिया पता होता है। लेकिन एज ए स्टूडेंट ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्या पढ़ें और कौन सी चीज़ ना पढ़ें या कितना पढ़ें। जी वो तुमने डिसाइड कैसे किया? सर, आई थिंक अगेन जैसे मैंने बात की कि एक सेल्फ एनालिसिस करना, खुद को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू मेक एनी ऑफ दिस डिसीजंस रिगार्डिंग कोचिंग या गाइडेंस या मेंटोरशिप। तो मधुकर सर, ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स में सीसेट पेपर आता है, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, इसमें कई विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, क्या करें सर? इम्पॉर्टेंट है बिफोर यू मेक एनी ऑफ दिस डिसीजंस रिगार्डिंग कोचिंग या गाइडेंस या मेंटोरशिप। तो मेरे हिसाब से प्राइमरी जो मोटिव होता है कोचिंग्स का, दैट इज़ टू गाइड यू, गिव यू अ डायरेक्शन, गिव यू डिसिप्लिन। अगर आप वो चीज़ें खुद से कर सकते हो देन मे बी यू डोंट नीड इट। बट अगर आप अपने अंदर वो डिसिप्लिन नहीं ले पाते हो, आपको नहीं समझ आता कि मैं कहाँ पे बाउंड्री लाइन ड्रॉ करूँ कि इतना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें रेलिवेंट है या नहीं है, तो देन यू गो फॉर कोचिंग्स, राइट। बट मुझे ऐसे लगा कि PYQs देखकर मेरे कुछ सीनियर्स थे जो दे रहे थे ये एग्ज़ाम्स, प्रिपरेशन कर रहे थे कुछ टाइम से, ऑनलाइन इतनी सारी गाइडेंस अवेलेबल है जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया और मुझे लगा कि ठीक है, आई नो इनफ कि मैं ये डिसीजंस अपने लिए खुद ले सकती हूँ। तो ऐसे मैंने किया। तो मैंने बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया। आई टॉक टू सीनियर्स, मैंने उनसे गाइडेंस ली कि कौन से रिसोर्सेज मैं पढ़ सकती हूँ, कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं जो मैं पढ़ सकती हूँ, या अफोर्डेबल जो भी ऐसे क्रैश कोर्सेज होते हैं। तो ये सब मैंने करा और PYQs को देख कर मैंने अपनी एक तरह से बाउंड्री ड्रॉ करी कि ठीक है, ये रेलेवेंट है। अच्छा, मुझे एक चीज़ का जवाब दे कि तूने तो SRCC में से बच्चे ग्रेजुएशन किए, वहाँ तूने हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं होगी, पॉलिटी तो तूने पढ़ी नहीं होगी, तो 3 साल तेरी जर्नी एक डिफरेंट डायरेक्शन में थी और उसके बाद तुझे ये सब पढ़ना पड़ा और वो भी तूने बिना कोचिंग के और घर पे बैठ के पढ़ा। तो मेरे 3 सवाल हैं तेरे से। पहला ये कि जिन सब्जेक्ट को तूने नहीं पढ़ा, उनको फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी, तो उसको कैसे मैनेज कर रही थी पढ़ने के लिए, क्योंकि 11th-12th में भी आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े, उसका ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े। दूसरा, आज के समय में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि घर पे बैठ के अकेले अपने आप को मोटिवेट रखना और कंसिस्टेंट रखना, वो बड़ा सवाल हो जाता है। तीसरा, हर एक बच्चा ये समझता है कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ने से एक माहौल अच्छा मिलता है, कंपटीशन थोड़ा फील भी होता है और वहाँ कंटिन्यूटी बन जाती है। तो मेरे को तीनों सवाल का जवाब देना कि तुमने लाइब्रेरी क्यों नहीं ज्वाइन की, सब्जेक्ट वाला और कंसिस्टेंसी वाला। जी
सर सब्जेक्ट वाली बात, तो मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी और 10th तक भी मेरे लिए ऐसे साइंस और सोशल साइंस एज सच मुझे पसंदीदा मेरे सब्जेक्ट्स थे नहीं। तो ऑब्वियसली मुझे इसका डर था कि मैं कैसे करूँगी ये सब्जेक्ट्स, बट जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। आई थिंक एक बात है कि मुझे पढ़ना इन जनरल काफ़ी पसंद है, तो मैंने जब बुक्स देखी तो थोड़ी मोनोटोनस तो लगी मुझे, तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, टीचर्स के लेक्चर्स देखे जो भी फ्रीली अवेलेबल है, तो उनको देख के मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और फिर मेरा एक ये रहता है कि अब मैंने कुछ उठाया तो मैं इसको एकदम अच्छे से ही करूँगी। आई विल नॉट डू हाफ हार्टेडली। तो इसलिए मैं कभी भी अगर बोरिंग भी लगता था, पर पता है कि करना तो है ही, अब ले लिया ये अपने ऊपर काम, तो देन यू कांट जस्ट लीव इट, राइट। तो ये था। एंड टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी, आई थिंक ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि मैं कंसिस्टेंट रही थ्रू आउट। ऐसे दिन थे कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी, इवन ड्यूरिंग मेंस मैं 6-7 घंटे ही शायद पढ़ पाती थी बीच में, क्योंकि मेरी हरियाणा सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग होती थी। बट मैंने कंसिस्टेंट रखा, कभी ऐसे नहीं कि कुछ बुरा हुआ लाइफ में या कुछ भी ऐसे टर्निंग पॉइंट आया और आपने बस छोड़ दिया, ब्रेक ले लिया। तो कंसिस्टेंट रखने के लिए मैं एक तो खुद को नेगेटिव मोटिवेशन भी देती थी काफ़ी कि मैं नहीं पढ़ूंगी तो कोई दूसरा वहाँ बैठ के पढ़ रहा है और मेरी ड्रीम जॉब मुझसे लेने के लिए खड़ा है, तो अगर मैंने नहीं एफर्ट डाला तो कोई और ले जाएगा, राइट। एंड लाइब्रेरी वाला तो थैंकफुली मुझे ऐसे घर पे मेरे काफ़ी अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिला पढ़ने का। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे दे हैव प्रायोरिटाइज माई पढ़ाई ओवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो मुझे कभी कोई प्रेशर नहीं था, कोई ऐसे घर पे दिक्कत नहीं थी कि माहौल नहीं बन रहा पढ़ाई का। तो मुझे लगा कि वाई वेस्ट द टाइम एंड एनर्जी टू गो टू अ लाइब्रेरी, जब मैं घर पे ही उतने मोटिवेशन से पढ़ सकती हूँ। एंड ओवर दैट ऐसे सोशल मीडिया वगैरह ये सारी चीज़ों से भी, और शोज़ देखना नेटफ्लिक्स पे, ये सब मुझे कभी ऐसा डिस्ट्रैक्टिव नहीं रहा मेरे लिए। डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बल्कि मेरा दिमाग उनसे फ्रेशन होता था। तो ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो मुझे दिक्कत लेके नहीं आई, जिस वजह से मैंने घर पे ही तो डिस्ट्रैक्शन हुआ क्यों नहीं? अगर मोबाइल था नज़दीक तो सोशल मीडिया है, यार दोस्त भी होंगे इस एज ग्रुप में, तो डिस्ट्रैक्शन हुआ क्यों नहीं? सर क्योंकि मैंने उसको कभी डिस्ट्रैक्शन की तरह देखा नहीं। मैं दिल्ली से पढ़ाई कर नहीं रही थी, मेरे पास कोई फ्रेंड ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप था नहीं मेरे इमीडिएट विसिनिटी में कि मैं उनसे मिल के अपना दिमाग फ्रेशन अप कर लूँ या कभी कुछ बातें कर ली, मिल लिए। तो इसलिए वो सोशल मीडिया एक तरह से एक ओनली आउटलेट था दुनिया से मिलने का। और मैं एक बबली इंसान हूँ, चर्पी इंसान हूँ, मुझे बातें करना लोगों से बहुत पसंद है। तो मैं समझ गया। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो एक अच्छी चीज़ थी कि मैं अपने आप को फ्रेश रख पाती थी, कभी बात कर ली दोस्तों से, अपने दुख शेयर कर लिए, स्ट्रेस शेयर कर लिया। तो सोशल मीडिया यूज़ करते थे आप? जी। कितनी देर लगभग दिन में? ज़्यादा देर नहीं, काफ़ी, मतलब जो ब्रेक का टाइम होता है कि पढ़ा हमने 3-4 घंटे, उसके बाद फ़ोन उठा के थोड़ा आधा घंटे चला लिया, फिर सोने से पहले थोड़ा चला लिया, और ऐसे करके। और इवन नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें मुझे देखना पसंद था क्योंकि उससे मेरा दिमाग थोड़ा फ्रेश रहता था। अच्छा, मुझे ये बताना कि 11th क्लास में आपने कॉमर्स ली जी, और फिर ग्रेजुएशन के बाद आप मूव किए यूपीएससी की तरफ। yes. तो 11th क्लास में जब कॉमर्स ली तो क्या सोच के लिया वहाँ पे, और फिर ये यूपीएससी की तरफ घूमे क्यों? तो 11 में तो सर कॉमर्स तो एक तरह से एक कॉम्प्रोमाइज़ का डिसीजन था। मैं कहीं ना कहीं आर्ट्स लेना चाहती थी, मेरे पापा राज़ी नहीं हो रहे थे कि साइंस ही लेनी है, तो मम्मी ने कहा कि एक मिडिल ग्राउंड ले लो, कॉमर्स ले लो बेटा। ऑनेस्टली ऐसे ही मैंने कॉमर्स लिया, बट मैंने काफ़ी इन्जॉय किया कॉमर्स को पढ़ना, मेरा बहुत इंटरेस्ट आया। बट फिर बाय द टाइम 12th एंडेड मैंने सोच लिया था कि मुझे यूपीएससी ही करना है। और फिर मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि मे बी कॉमर्स अकाउंटेंसी इतना बेटर सब्जेक्ट नहीं होगा टू गो फॉर, मतलब पर्सनली मुझे लगा ऑप्शनल के लिए बेस्ट डिसीजन नहीं होगा। और इकोनॉमिक्स मेरे नंबर भी अच्छे आए थे, एज सच इवन विद करियर अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमिक्स एक अच्छा ऑप्शन होता। और मुझे यूपीएससी करना था तो ऑप्शनल मैं इकोनॉमिक्स ही लेना चाहती थी। तो ये सब सोच के मैंने कहा कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करती हूँ डीयू से। अच्छा, जिन बच्चों के कॉमर्स रहता है, जो अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हैं, उनकी राइटिंग बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैं भी कॉमर्स से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखा मेरे साथ के भी, क्योंकि हम जब अकाउंट्स का काम करते थे तो वो रफ राइटिंग ज़्यादा हो जाती थी। और यूपीएससी में राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा यूज़ होता है ना। आपका बेसिकली हम ये कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन राइटिंग से ही आता है कि आप किस तरह से चीज़ें लिखने लग रहे हैं। तो लड़कियों में खास विशेषता है कि वो राइटिंग मेंटेन कर लेते हैं कॉमर्स के बावजूद। और आप जब 12th के बाद आपने सोचा था कि मैं यूपीएससी की तरफ मूव करूंगी, तो क्या आपने तब थोड़ा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया था यूपीएससी की तरफ?
सर 12th जब ख़त्म हो गई थी ना, तब मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी फाइनली करूँगी। मतलब काफ़ी एम्स चेंज होते रहते हैं 12th तक, तो कि कभी एस्ट्रोनॉट बनेंगे, तो कभी एयर होस्टेस, तो कभी यूपीएससी। तो बाय द टाइम आई डिसाइडेड, तो इमीडिएटली तो कुछ नहीं किया क्योंकि कोविड आ गया था। जैसे ही मेरा स्कूल एंड हुआ तो वो 2 साल तो ऐसे ही निकल गए, कॉलेज लाइफ के भी। एंड मैंने एज सच कभी मुझे राइटिंग का इशू कुछ आया नहीं, तो नेचुरली ही मेरी राइटिंग ठीक थी। एंड आफ्टर माई ग्रेजुएशन इज देन आई पुट एक्चुअल एफर्ट इनटू, वो पूरा 1 साल मैंने सिर्फ यूपीएससी को डेडिकेट किया। अप अंटिल कॉलेज लाइफ मैंने अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करी। और जब आप ट्रेनिंग पे हरियाणा में ट्रेनिंग पे थे, उस ड्यूरेशन में आपने मीन्स भी लिखा यहाँ पे, जी। तो उस समय तो बहुत मुश्किल होता होगा उस चीज़ पे भी ध्यान देना, और फिर आप कह रहे हैं कि 6 घंटे पढ़ना पड़ रहा था, टाइम मिल sir. पा रहा था। वैसे अमूमन कितनी देर पढ़ते थे आप दिन में? सर प्रीलिम्स के टाइम पे आई थिंक मैक्सिमम टाइम में पढ़ती थी, दैट वाज अबाउट 12 आवर्स। तो मैंने जनवरी से लेके आप बोले जून तक मैंने हर दिन 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करी। और बट फिर जैसे ही मेंस का टाइम आया, मेरी ट्रेनिंग के साथ सब क्लैश हुआ, तो फिर मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाई। तो उस टाइम पे मैंने अपना स्मार्ट वर्क करने का ज़्यादा यूटिलाइज़ किया। जो मेरे पहले से बड़े नोट्स थे मैंने उन पे ही फोकस किया। वैल्यू एडिशन पे मैंने ज़्यादा मेहनत करी कि कुछ ऐसे कंसाइज एकदम नोट्स और डेटा बैंक बना लिया। उसी को मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती थी, क्योंकि जेनरिक पॉइंट्स तो आप प्री का पढ़ते हो और ओवरऑल 1 साल पढ़ते हो तो आपको आते हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, बट उसको स्पेसिफिक बनाना, उसके लिए कुछ डेटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ कमिटीज़ के नाम, ये सारी चीज़ों का मैं एक कंसोलिडेटेड नोट्स बनाती थी 4-5 पेज के फॉर GS1, GS2, GS3, GS4। और बस उसको मैंने फोकस किया पढ़ने पे। Nice. तो उस हिसाब से मैं टाइम मैनेज कर पाई फॉर मेंस ऑल्सो। अच्छा, तो मुझे ये बता कि सीसेट में तो मैथ और रीजनिंग आया, जी। और कॉमर्स विदाउट मैथ लिया है, कॉमर्स With maths. विद मैथ्स का? चलो फिर तो ठीक था, सीसेट में बहुत सर दिक्कत नहीं आई मतलब होगी। हाँ, जैसे एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो जो सीसेट के नॉर्मल